मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस कक्षा में मैं तुम्हें जयशंकर द्वारा लिखित कहानी संदेह के कुछ मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में बताने जा रहा हूं। मुख्य पात्रों में सबसे पहले हमारा नाम आता है रामनिहाल। रामनिहाल कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। यह श्यामा नामक एक विधवा स्त्री के घर में काम करने वाला नौकर है। वह यहाँ से पहले भी बहुत से लोगों के घर में काम कर चुका है, लेकिन वहाँ पर ठहर नहीं सका। यहाँ वह काफ़ी समय से काम कर रहा है। वह स्वभाव से चतुर, महत्वाकांक्षी, उन्नतशील विचारों वाला व्यक्ति है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह अपनी कुशलता से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह यह भी सोचता होगा, वह भी सोचता है कि वह सुखी होकर संसार के एक कोने में बैठकर जीवन को अच्छे ढंग से सुखमय बिताएगा। उसका यह सोचना केवल मृग मरीचिका के समान था। उसका यह सोचना कि वह घर में बैठ कर के अपने जीवन को बड़ी कुशलता से बिताएगा, यह जो भ्रम था उसका, यह केवल मृग मरीचिका के समान था। यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन उठेगा या प्रश्न उठेगा तुम्हारे मन में, मृग मरीचिका क्या होती है? मृग मरीचिका का मतलब होता है यह श्वेत हिरण होता है जो पहाड़ियों पे या पहाड़ी जंगलों पे पाया जाता है। उसके नाभि में एक गंध होती है, वह गंध उसको मोहित कर लेती है, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि वह गंध उसे कहाँ से प्राप्त हो रही है। इसलिए उस गंध को पाने के लिए वह पहाड़ी प्रदेश के वन प्रदेश के प्रत्येक वनों, प्रत्येक झाड़ियों, प्रत्येक वृक्षों पे अपना मुंह मारता है। उसे पता चले कि वह गंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि वह गंध कहाँ से आ रही है, क्योंकि वह तो गंध उसके नाभि में स्थित है, वह नाभि से ही उठता है। तो इसलिए उसे कभी वह स्वप्न पूरा होगा, मृग मरीचिका के समान बताया है। दूसरी विशेषता, रामनिहाल गृहहीन है। उसका अपना कोई घर द्वार नहीं है। रामनिहाल के पास अपना कोई घर नहीं है। घर के नाम पर उसके पास केवल एक छोटा सा संदूक है, जिसमें वह अपने ज़रूरत के सामान को रखा हुआ है, और उसी संदूक को वह सर्वदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर के नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसे हमेशा या उसकी हमेशा आकांक्षा रही है कि वह नौकरी अच्छा करके घर पे बैठ करके एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। वह भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न लोगों के घरों में नौकरी करता है और कुछ दिन तक रहता है और छोड़ देता है। इस तरह से उसे हम कह सकते हैं कि वह अपने से भी गृहविहीन है और दूसरों के घर में भी वह सदैव के लिए, सर्वदा के लिए काम नहीं करता है, कुछ ही दिन में छोड़ देता है। तीसरा है इसका हेडिंग महत्वाकांक्षी। रामनिहाल
अत्यंत महत्वाकांक्षी है। वह अपने मन में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं या अभिलाषाएं रखता है। वह उन आकांक्षाओं को या अपने मन के विचारों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, फिरता रहता है। यही कारण है कि वह किसी भी स्थान पर, किसी के घर में वह ज़्यादा दिन तक नौकरी नहीं करता है। वह एक जगह टिक करके बराबर काम नहीं कर पाता। अब हम आगे चलते हैं उसके चौथे या तीसरे विशेषता पे, उन्नतशील विचार। रामनिहाल कहानी का प्रमुख नायक तो है ही, लेकिन वह एक उन्नत विचारों वाला व्यक्ति है, जिसके कारण ही वह देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाकर के व्यवसाय करता है। जहाँ भी जाता है उसे तुरंत लोग नौकरी पे रख लेते हैं। नौकरी ढूंढता है, वह सोचता है कि अपनी कुशलता से वह अपने भाग्य को बदल देगा, अर्थात वह अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल करके उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। वह स्वयं को बहुत ही ज़्यादा होशियार, चतुर समझता है और अपनी चतुराई के ही कारण वह अनेक प्रकार के भ्रमों को अपने पास में पाल रखा है। लेकिन सभी व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि चतुरता या चतुराई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि चतुराई, बहुत ज़्यादा चतुराई करना व्यक्ति के जीवन को कठिन बना देता है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बताऊंगा रामनिहाल की जो अगली विशेषता है वह है स्त्री प्रेमी। रामनिहाल के मन में स्त्रियों के प्रति आदर है, अत्यधिक प्रेम है। उदाहरण के रूप में जब वह श्यामा के घर में काम करने के लिए आता है तो श्यामा के आदर्श चरित्र को देख करके वह बहुत ही प्रभावित होता है। वह मन में ही मन श्यामा को प्यार करने लगता है, यहाँ तक कि श्यामा का फोटो सदैव अपने हृदय से चिपकाए रखता है। यहाँ आने से पूर्व उसकी भेंट मनोरमा नामक एक सुंदर रमणी से हुई। वह अपने पति के साथ मिलकर के रामनिहाल के साथ काशी के गंगा के सौंदर्य को देखने गई थी। वहाँ भी रामनिहाल उसकी काफ़ी मदद की, यहाँ तक कि घाट से नाव पे चढ़ाने पे उसके हाथ को पकड़ करके उसने संभाल करके उसको नाव पे चढ़ाया। और उसी तरह से नाव पर बैठे हुए जब वह गंगा दर्शन कर रही थी, सदैव उसकी तरफ देखता रहा कहीं इधर उधर न हो जाए, और नौका से उतरते समय भी उसने उसे संभाल करके उतारा। इस तरह से हम देखते हैं कि वह उसका स्त्रियों के प्रति प्रेम या लगाव काफ़ी था। इसी कारण से वह मनोरमा के द्वारा वह कई पत्र पाया और उसे लिखा भी। इससे पता चलता है कि रामनिहाल स्त्री प्रेमी था। अप्रत्याशित प्रेम की तलाश। वह एक अप्रत्याशित प्रेम की तलाश में इधर उधर भटकता है। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी हम प्रत्याशा नहीं कर सकते, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। वह इतना सोचता है। वह यह भली भांति जानता है कि मनोरमा एक विवाहिता स्त्री है, अपने पति के प्रति वह संवेदनशील है, वह अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है। उसे उन्होंने केवल अपनी सहायता के लिए ही बुलाया था, लेकिन रामनिहाल उसे भ्रम से प्रेम मान बैठा। वह यह समझने लगा कि मनोरमा उससे प्रेम करती है और अपना बनाना चाहती है।
एक तो स्त्री प्रेम यहाँ पे यह है, वह यह सोच करके कि मनोरमा उससे प्रेम करती है इसलिए वो सोच लेटर पत्र लिखती है, तो यहाँ मनोरमा के प्रति उसका प्रेम। दूसरी तरफ वह श्यामा के आदर्श चरित्र को देख करके उसे चाहने लगता है, जबकि श्यामा उसे अपने बच्चे के समान समझती है। सम उम्र होने के बावजूद वह जानती है कि वह एक विधवा स्त्री है, वह एक आदर्श स्त्री है, इसलिए वह उसे अपने बच्चे के समान समझती है। लेकिन उसके लगाव को देख करके रामनिहाल यह सोच बैठता है, उसके मन में यह भ्रम हो जाता है कि श्यामा उससे प्रेम करती है। यही कारण है कि वह श्यामा के फोटो को ले करके अपने सीने से लगाए रखता है। और यह चोरी तब पकड़ी जाती है जब श्यामा उसे देखती है कि वह अपने हाथ में एक लिफाफा लिए है जिसमें उसका फ़ोटो है, और दूसरे हाथ में एक बंडल था जिसमें सारे पत्र जो है मनोरमा के लिखे हुए थे। तो इस तरह से ध्यान देना। अप्रत्याशित प्रेम की घटना को तुमको बताया मैंने। अप्रत्याशित माने जिसकी हम प्रत्याशा नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसे सोचा नहीं जा सकता कि एक स्त्री जो कि पतिव्रता है, विवाहिता है, अपने पति को बहुत चाहती है, फिर भी वह उसके प्रति अपने मन में लगाव को समझ करके समझता है कि वह उसे प्रेम करती है, जिसके कारण उसे संदेह होने लगा कि मनोरमा उसे चाहती है। तो इस तरह से उसकी यह अप्रत्याशा थी। मानसिक अस्थिरता, इसका लास्ट तुम्हें बता दें कि रामनिहाल हाथ में मनोरमा की चिट्ठियाँ नहीं बल्कि श्यामा का चित्र है। ध्यान देना, रामनिहाल के हाथों में मनोरमा की चिट्ठियाँ नहीं बल्कि श्यामा का चित्र है, जो उसकी मानसिक अस्थिरता का प्रतीक है। जबकि वह एक हाथ में मनोरमा की चिट्ठियों के लिए वह बंडल था उसको रख देता है, दूसरे हाथ में जो है श्यामा के फ़ोटो को अपने हाथ में लिया हुआ है। एक तरफ वह मनोरमा के घर जाने वाला है और दूसरी तरफ उसके फ़ोटो को लिया है श्यामा के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति प्रेम करता है, व्यक्ति चाहता है, तो किसी एक को हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक समय में किसी दो को चाहने लगे, क्योंकि दो को चाहने का मतलब होता है कि कठिनाइयों को उत्पन्न करना। और यहाँ पे तो अप्रत्याशित या मन की मानसिकता का अभाव ये बता सकते हो कि वह तो विवाहिता स्त्री है, उसके प्रति उसका लगाव होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है, श्यामा एक आदर्श महिला थी, वह तो उसे अपने बच्चे के समान प्यार करती थी, इसलिए उसे श्यामा से भी प्रेम करने का कोई हक नहीं था जो उसके फ़ोटो को लेकर के बैठा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक समय में रामनिहाल दो जन से प्रेम करता है, यह उसके मानसिक अस्थिरता का प्रभाव है। तो इस तरह से यहाँ पे हम रामनिहाल के विषय में बताए, और अंत में श्यामा उसे कह देती है कि वह उसका जो फ़ोटो लेकर के सीने से चिपकाया हुआ है और वह सोचता है कि वह रामनिहाल से प्रेम करती है। उसने कह दिया कि प्रेम कोई साधारण चीज़ नहीं है, प्रेम इतना आसान नहीं है, प्रेम करना बहुत ही कठिन है। अभी तुम जाओ, मनोरमा के कठिनाइयों को दूर करो, और कठिनाइयों को दूर करके पुनः यहाँ चले आना, क्योंकि मनोरमा जो उसको बुलाई है वह ब्रजकिशोर की चालाकियों से अपनी रक्षा करने के लिए बुलाई है, न कि उससे प्यार करने के लिए। तो इसलिए तुम जाओ, मनोरमा को ब्रजकिशोर की चालाकियों से बचाओ और पुनः मेरे घर आ जाना, क्योंकि अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें मुख्य पात्रों के रूप में रामनिहाल का बताया।
अब दूसरी या दूसरे पात्र के रूप में मैं तुम्हें श्यामा का संक्षिप्त चरित्र चित्रण बताने जा रहा हूँ। श्यामा संदेह कहानी की प्रमुख नायिका है। इस कहानी में दो ही नायिकाएं हैं, एक श्यामा और दूसरी मनोरमा। श्यामा इसकी मुख्य नायिका है। तो उसका यदि हम चित्रण करें तो पहले हम लिखेंगे श्यामा एक विधवा स्त्री है। राम निहाल उसी के घर में काम करता है। राम निहाल जब से उसके घर में आया है वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है, अन्यथा वह कई स्थानों पे काम किया लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। काम तो किया, वह रहा उनके यहाँ ज़रूर, लेकिन उसे घर के जैसा अनुभव, अपने घर के जैसे लोगों का व्यवहार उसे वहीं पसंद आया जब वह श्यामा के घर में आया। तो इस तरह से वह विधवा स्त्री होते हुए भी अपने बच्चे के समान जो है राम निहाल को चाहने लगी थी या राम निहाल की देखभाल करती थी। विधवा स्त्री। नंबर 2, समझदार एवं चरित्रवती। श्यामा बहुत समझदार और चरित्रवती महिला है। राम निहाल भी उसकी बहुत प्रशंसा करता है। वह कहता है, श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देख करके मेरे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का तो दमन कर सकता है, लेकिन तुम्हारा अवलंब बड़ा ही दृढ़ है। तुम्हारा अवलंब बड़ा ही दृढ़ है, कठोर है। वह अपने वैधव्य को आदर्श रूप में जीवन यापन करती है। माने श्यामा विधवा है, लेकिन विधवापन को, विधवा का भाववाचक संज्ञा वैधव्य होता है, ध्यान देना, तुम्हें भाववाचक संज्ञा भी आता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि विधवा का भाववाचक संज्ञा वैधव्य होता है। और राम निहाल कहता है कि तुम्हारा जो वैधव्य को जो तुम आदर्श मान ली हो और आदर्श मान करके जीवन यापन करती हो, यह बहुत ही कठिन है। वह एक चरित्रवती स्त्री है, इसलिए सभी उसका आदर करते हैं। राम निहाल तो उसको अपना आदर्श मानता ही है। मानवीयता एवं सहृदयता इसका तीसरा गुण है। श्यामा के आदर्श चरित्र की यह विशेषता है कि उसमें मानवता के गुण, उसमें मानवीयता के गुण, सहृदयता के गुण भरे हुए हैं। राम निहाल को रोता देख करके वह उसके पास जाती है और उसके रोने का कारण पूछती है। राम निहाल जब मनोरमा के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसके आंखों में आंसू थे और मुन्नी आकर के कहती है कि भाभी भाभी, राम निहाल बाबू रो रहे हैं। तो वह दौड़ करके जाती है और देखती है कि उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो वह एक पास की चटाई में बैठ जाती है और राम निहाल जब विस्तार से उसे अपने मन की बात बताता है तो वह उसकी बात को ध्यान से सुनती है। वह उसे विपत्ति से निकलकर बाहर आने का उपाय कहती है। वह श्यामा की मानवीयता और सहृदयता को देख करके उसे अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक मानता है और उसका बहुत सम्मान करता है। तो इस तरह से श्यामा मानवीयता एवं सहृदयता के गुण से भरी हुई वैधव्य महिला थी, विधवा महिला थी। बुद्धिमती और दूरदर्शी। श्यामा बहुत ही बुद्धिमान, ध्यान देना, बुद्धिमान और बुद्धिमती। बुद्धिमान कहते हैं पुल्लिंग को और बुद्धिमती कहते हैं जब कोई स्त्री या लड़की, बालिका, छात्रा जब बुद्धिमान होता है तो लड़कों के लिए बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई लड़की या महिला बुद्धिमान होती है तो उसके लिए हम बुद्धिमती शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य मैं ये बता देना चाहता हूँ तुमको कि बुद्धिमान और बुद्धिमती में यही अंतर है कि बुद्धिमान और बुद्धिमती दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। लड़कों के लिए बुद्धिमान, लड़कियों के लिए बुद्धिमती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह बुद्धिमती है। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से ही राम निहाल के मन के संदेह को दूर करती है और उसे समझाती है कि मनोरमा उसे अपनी सहायता के लिए बुला रही है। मनोरमा उसे अपनी सहायता के लिए बुला रही है। राम निहाल समझता है कि मनोरमा उससे प्यार करती है, इसलिए बुला रही है। वह राम निहाल को प्रेम जाल में
फंसने के प्रति सावधान करती है, उसे समझाती है कि राम निहाल, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में भी मत पड़ना। वह राम निहाल के मन के संदेह को दूर करके मनोरमा की सहायता करके पुनः आने के लिए कहती है और कहती है कि अभी तुम मनोरमा की सहायता करने के लिए जाओ, लेकिन वापस यहीं आना, क्योंकि अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने दो मुख्य पात्रों, नायक और नायिका का, तुम लोगों को उनके चरित्र चित्रण को, उनकी चरित्रगत विशेषताओं को बताया, जिसमें पहला था राम निहाल और दूसरा था श्यामा का चरित्र। तो मैं यहीं पे तुम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने इस कक्षा को यहीं पे विराम देता हूँ।